इस वीडियो में हम ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के भाग 1, 2, 3 को समझेंगे अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय प्रश्नों के माध्यम से। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल भाग 1 में शामिल है अधिगम आधारित शिक्षण, आवश्यकता, उद्देश्य, बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति न होने के कारण। भाग 2 में शामिल है लर्निंग आउटकम, अधिगम स्तर में अंतर, सीखने के स्तर का आकलन, बच्चों का चिन्हांकन, ध्यानाकर्षण शिविर। क्वेश्चन नंबर 3। भाग 3 में शामिल है कक्षा शिक्षण हेतु रणनीतियां एवं टेक्निक, शिक्षण कार्य से पूर्व तैयारी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, क्या करें क्या ना करें, शिक्षण तकनीक पर आधारित शिक्षण योजनाएं। विभिन्न अधिगम स्तर के बच्चों वाली क्लास में बच्चे का विद्यालय से ड्रॉप आउट होने का क्या कारण है? तो शिक्षकों का सामान्य रूप से शिक्षण कार्य करना। अधिगम संप्राप्ति का स्तर अपेक्षा अनुरूप नहीं होने का क्या कारण है? विद्यालय में सभी बच्चों को एक ही तरह से शिक्षा देने का तरीका। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल किन कक्षाओं में लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति को अपेक्षा अनुरूप लाने में शिक्षकों के लिए मददगार होगा? तो यह कक्षा 3 से 8 तक की कक्षाओं के लिए। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल किन विषयों के लिए है? सभी विषयों के लिए है, जैसे हिंदी, गणित, विज्ञान व अंग्रेजी या हमारा परिवेश। ध्यानाकर्षण की आवश्यकता क्यों? यह उन बच्चों के लिए है जो अवधारणाओं, कौशलों को सीखने में जिन्हें कठिनाइयाँ होती हैं। बच्चों में अपेक्षित संप्राप्ति न होने के क्या कारण हैं? तो इसके कारण है पारिवारिक शैक्षिक स्थिति, वातावरण, आर्थिक स्थिति, ज्ञानेंद्रियों में आंशिक विकार, बच्चों के अनुरूप शिक्षण न होना, अध्यापकों का भेदभावपूर्ण व्यवहार आदि। लर्निंग आउटकम से आप क्या समझते हैं? तो वह परिणाम जो किसी कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थी को उसके निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप अपेक्षित दक्षताओं के प्राप्त होने पर परिलक्षित होगा। लर्निंग आउटकम कैसा लक्ष्य है? ये परिणाम आधारित लक्ष्य है। लर्निंग आउटकम बच्चे की प्रगति का आकलन कैसे करता है? ये गुणात्मक और संख्यात्मक रूप से आकलन करता है। लर्निंग आउटकम हमें स्पष्ट रूप से क्या बताता है? यह हमें बताता है कि बच्चे ने कौन कौन सी दक्षताएं हासिल कर ली हैं या करनी हैं। यदि कोई बच्चा सामान लेकर बचे हुए रुपयों का हिसाब सही रख लेता है तो इससे क्या अर्थ निकलता है? बच्चा जोड़ घटाव की संक्रिया का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर चुका है और यह ज्ञान उसके दैनिक जीवन में सीखने के प्रतिफल के रूप में परिलक्षित हो रहा है, दिख रहा है। लर्निंग आउटकम की आवश्यकता क्या है? लर्निंग आउटकम बच्चों द्वारा प्राप्त दक्षता का मूल्यांकन करने और शिक्षकों का आगामी शिक्षण संबंधी दिशा निर्देश के लिए है। परिणाम आधारित लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के लिए शिक्षक क्या करने के लिए स्वतंत्र होते हैं? तो शिक्षक अपनी सोच, ज्ञान, अनुभव के आधार पर शिक्षण विधियों, नवाचार, आईसीटी का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। लर्निंग आउटकम को जानने, समझने तथा पुस्तकीय ज्ञान का व्यवहार में उपयोग करने के लिए बच्चों में किन शक्ति के विकास पर बल दिया गया है? तो वह है तर्क, चिंतन और कल्पना। अधिगम स्तर में अंतर या लर्निंग गैप क्या है? बच्चों का वास्तविक अधिगम स्तर तथा कक्षानुरूप अपेक्षित अधिगम स्तर में अंतर होना ही लर्निंग गैप है। अंक आधारित मूल्यांकन हमें बच्चों का क्या नहीं बताता है? तो यह वास्तविक अधिगम स्तर नहीं बता पाता है। आधारभूत आकलन प्रपत्र किस लिए बनाया जाता है? बच्चों के चिन्हांकन के लिए बनाया जाता है। आधारभूत आकलन प्रपत्र में कक्षा 8 के लिए किन कक्षाओं की मूलभूत दक्षताओं के आधार पर प्रश्न पत्र बनाया जाएगा? तो वह कक्षा 1 से 7 तक की मूलभूत दक्षताओं के आधार पर प्रश्न पत्र बनाया जाता है। आधारभूत आकलन प्रपत्र में कैसे प्रश्न होंगे? तो कुल प्रश्नों का 20% प्रश्न ज्ञानात्मक होंगे, 50% बोधात्मक होंगे, 20% अनुप्रयोगात्मक होंगे, 10% तर्कात्मक प्रश्न होंगे। आकलन प्रपत्र में एक लर्निंग आउटकम के लिए कितने क्वेश्चन होंगे? तो एक क्वेश्चन होगा। आकलन प्रपत्र में कक्षा 3 से 5 तक के आकलन के लिए कुल कितने प्रश्न होंगे? 15 प्रश्न होंगे, जिसमें 10 ऑब्जेक्टिव तथा 5 सब्जेक्टिव होंगे। आकलन प्रपत्र कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए कुल कितने प्रश्न होंगे? 25 प्रश्न होंगे, जिसमें 20 ऑब्जेक्टिव तथा 5 सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। दोनों स्तर पर प्रत्येक प्रश्न के लिए कितने अंक निर्धारित हैं? तो 3 अंक निर्धारित हैं। ध्यानाकर्षण शिविर कितने दिनों के लिए अपेक्षित है? 50 दिनों के लिए। ध्यानाकर्षण शिविर कितने सप्ताह के लिए अपेक्षित है? 7 सप्ताह के लिए। ध्यानाकर्षण शिविर में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग प्रथम बार किस सप्ताह में होता है? द्वितीय सप्ताह में। साप्ताहिक शिक्षण की
कार्य योजना में अभ्यास के अवसर देना शिक्षण तकनीक किस सप्ताह में शामिल होती है? सप्तम सप्ताह में। ध्यानाकर्षण शिविर हेतु समय सारणी के अनुसार प्रातःकालीन व सायंकालीन सभा हेतु समय सीमा निर्धारित है 30 मिनट। ध्यानाकर्षण शिविर में समय सारणी के अनुरूप प्रातःकालीन सभा सत्र में क्या क्या होता है? प्रार्थना, प्रेरणा गीत, राष्ट्रगान, सामान्य ज्ञान, मूल्य शिक्षण, व्यक्तिगत स्वच्छता अवलोकन, पर्यावरण पर चर्चा। ध्यानाकर्षण शिविर में समय सारणी के अनुसार संध्याकालीन सभा सत्र में शामिल होता है व्यायाम, खेल, बाल सभा, कला, हिंदी सुलेख, श्रुतलेख, संगीत, नैतिक शिक्षा आदि। ध्यानाकर्षण शिविर में सभी शिक्षक शिक्षण के दौरान विशेष ध्यान देते हैं। कक्षा में बच्चे अधिक सक्रिय रहें, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कक्षा में बच्चों की बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? अर्धचंद्राकार, छोटे समूह में, गतिविधि सुविधा अनुसार। ध्यानाकर्षण शिविर के दौरान शिक्षकों द्वारा किस मुख्य बिंदु का ध्यान रखकर शिक्षण करना चाहिए? लर्निंग आउटकम के चयन का। एक अच्छा शिक्षक रचनात्मक आकलन के अंतर्गत बच्चों की प्रगति का क्या करता है? सतत आकलन करता है। रचनात्मक आकलन किसे कहते हैं? सामान्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चे की प्रगति का सतत आकलन करना ताकि शिक्षक समय रहते निराकरण हेतु आवश्यक कदम उठा सके। ऐसे आकलन को रचनात्मक आकलन कहते हैं। रचनात्मक आकलन को और किस नाम से जाना जाता है? सीखने के लिए आकलन या सतत एवं व्यापक आकलन। रचनात्मक आकलन क्या कहलाता है? क्या कहता है? बच्चों के अधिगम स्तर में आने वाले क्या करता है? रचनात्मक आकलन क्या करता है? बच्चों के अधिगम स्तर में आने वाले अंतर या गैप की संभावना को समाप्त करता है। शिक्षण अधिगम चक्र के कितने चरण हैं? 4 चरण हैं। प्रस्तावना, अभ्यास, आकलन व नियोजन, ये चरण हैं। शिक्षण अधिगम चक्र के चरण आकलन के कितने भाग हैं? ध्यानाकर्षण व संवर्धन। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।